Hello friends, so this is Coach of Commerce and I hope you will fit and fine. So friends, आज हम जो एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक्स. सो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में हम 12th स्टैंडर्ड्स के लिए जो आज चैप्टर स्टार्ट करने हैं दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया व्हेन इट गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी या इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर पर इंडिया के क्या हालात थे उस समय. So friends, let's come to the past time of the Indian economy when India got the freedom from the British. So यहाँ पर हम जानने वाले हैं क्या कंडीशंस थी. तो पहला टॉपिक हमारा इस दिन का फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स में कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के ईव पर समय पर इंडिया में क्या कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमिक की. तो फ्रेंड्स, इसको हम 4 कैटेगरी में क्लासीफाइड करेंगे. पहला पॉइंट हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एट द टाइम व्हेन इंडिया गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वहाँ पर डॉक्टर वी.के. राव के कमेटी ने एक सजेशन दिया, एक फीडबैक रखा कि एट द टाइम व्हेन इंडिया गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, एट द टाइम द जीडीपी रेट वाज 2% एंड द ग्रोथ रेट पर कैपिटा आउटपुट वाज जस्ट 0.5% पर एनम, यानी 0.5% ही जीडीपी ग्रोथ थी पर कैपिटा इनकम की. एंड ऑल टुगेदर ग्रोथ रेट जो थी वो नियर अबाउट 2% थी. फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिगर्स होते हैं. जिस तरीके से हर चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किन कौन से बेसिक की बेसिस पर काम करते हो, तो आपको इंडियन इकोनॉमी में बेस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए यू विल हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स. जैसे यहाँ पर है 2% गिवन बाय डॉक्टर वी.के. राव. तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है. डॉक्टर वी.के. राव ने किसने दिया सजेशन? वी.के. राव ने. व्हाट द परसेंटेज व्हाट 2%, व्हाट द परसेंटेज व्हाट 2.5, 0.5% किसका था? पर कैपिटल आउटपुट का था. तो फ्रेंड्स, यहाँ से एमसीक्यूज काफ़ी एक जीके टाइप की, हम कहें कि एक पॉइंट टू पॉइंट बनते हैं यहाँ पर. तो आपको यहाँ पर फैक्ट और फिगर्स पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा एंड वी हैव ट्राई टू मेक बेस्ट कि आपको फैक्ट एंड फिगर ऐसे याद हो जाए आसानी से. सो द नेक्स्ट वन वाज द बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर. सिंपल सा है कि जब भी इंडिया व्हेन गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उस समय ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इंडिया को क्या किया था? अपने कब्जे में कर रखा था. और जितने भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बहुत ही गलत तरीके से उनका यूटिलाइजेशन किया, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया था रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से उस समय इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर भी सफ़र कर रहा था. क्योंकि एट द टाइम आपने पुराने मूवीज़ में देखा होगा एक फार्मर्स जो काम करते थे उनकी क्या कंडीशंस थी उस समय, कैसे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे. तो उसके लिए जिम्मेदार कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने पहले की मूवीज़ में देखा भी है. यानी लैंड टेन्योर सिस्टम चलता था. लैंड टेन्योर सिस्टम में क्या आता था? जमींदारी सिस्टम आता था, महालवारी सिस्टम आता था एंड रोटवारी सिस्टम आता था. ये लोग क्या करते थे? उन बेचारे किसानों की ज़मीनों को हड़प कर लेते थे और अपनी ज़मीनों में काम करवाते थे और उनको उधार देकर, कर्जा देकर उनकी ज़मीन को कब्जा कर लेते थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जिससे भी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का एक काफ़ी हद तक बैकवर्ड पे जाने का सबसे बड़ा कारण था. और दूसरा काम था फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी उनसे ज़बरदस्ती उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखे बिना उनसे कॉमर्शलाइजेशन कराया गया एग्रीकल्चर का. रॉ मटेरियल ज़बरदस्ती गलत तरीके से सस्ते दामों में खरीद करके बाहर भेजा गया. एंड नेक्स्ट हमारा पार्टीशन ऑफ कंट्री. कंट्री का विभाजन. दैट एवरीवन नो व्हाट वाज हैपेंड इन 1947. एक पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना हमारा. तो वहाँ पर क्या था कि इस पार्टीशन की वजह से भी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा. दैट वाज अ फोर्स्ड सिचुएशन. नेक्स्ट हमारा लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऐसा कहा जाता है. यानी उस समय इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो उतना प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं था, या जो डेवलप हो चुका था उसको ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करके एक हद तक पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था. क्या किया था उन्होंने? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टम. बाहर से चीज़ें आई, ब्रिटिशर्स ने बाहर से चीज़ें इम्पोज की और यहाँ पर इंडियन डेवलप करने का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट सिस्टम जो थे, बुनकर थे जो बनाते थे, हाथों से बनी चीज़ें बनाते थे, चरखों से चीज़ें बनाते थे, उनको मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन प्रोवाइड कर दिया सस्ते दाम में कि इनका बिजनेस पूरा चौपट हो गया, या इनको किसी तरीके से कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी प्रोत्साहन अपनी तरफ से इनको बढ़ने का नहीं दिया गया. नेक्स्ट हमारा है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग. इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जैसे बड़ी मशीनरीज, बिग मशीनरीज, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से ऐसी कैपिटल गुड्स मशीनरीज भी नहीं बनती थी, जिनकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा पीछे चला गया. एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी. फ्रेंड्स, उस समय क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनने वाली चीज़ को बाहर बेचने के लिए टैक्स बढ़ा दिया था
और बाहर से यहाँ पर आने वाली स्पेशली ब्रिटिशर्स की चीज़ों पर टैक्स उन्होंने कम किया था। यानी एक्सपोर्ट महंगे हो गए थे, इंपोर्ट बाहर के लिए सस्ते हो गए थे। तो लोगों ने क्या किया कि अपने एक्सपोर्ट को छोड़ करके इंपोर्टेड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से कंपटीशन विद द मशीनरी, मशीन से बनी चीज़ों का कंपटीशन हैंडमेड चीज़ों से था, जिसकी वजह से भी काफ़ी पिछड़ गए। नेक्स्ट हमारा है फॉरेन ट्रेड वाज लॉस इसलिए था क्योंकि नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था वो बेसिकली रॉ मटेरियल करता था। जैसे कॉटन के लिए कपास रुई बनाकर बेचता था, उसके बने कपड़े इंडिया में आते थे और वो यूज में होते थे। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली थी एंड ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ, और इंडियन वेल्थ को अपने फायदे में यूज कर रहे थे, अपने लिए फायदे में यूज में वो ला रहे थे। तो दिस इज द थिंग। अगला हमारा है एडवर्स डेमोक्रेटिक कंडीशन। एडवर्स डेमोक्रेटिक कंडीशन का मतलब है कि उस समय इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट जो था वो 48% था पर 1000, यानी 1000 लोगों में मॉर्टेलिटी रेट जो था 40 to 48% था। दैट वाज अ बिग मॉर्टेलिटी रेट, यानी लोगों की जो जीवन प्रत्याशा थी, जीने की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स थी उस समय। एंड द मास इलिटरेट्स वाज 84%। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो अनपढ़ लोगों की एक जो फौज थी, एक अनपढ़ लोगों का एक लंबा क्राइटेरिया था इंडिया में, वो 84% तक पीपल जो थे जो अशिक्षित थे, जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। नेक्स्ट हमारा अनडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय इंडिया में रोड्स की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, हाईवेज नहीं थे, रेलवेज भी ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, सारे कंट्रोल उन पर थे, जिसकी वजह से भी इंडिया की कंडीशन काफ़ी खराब हो चुकी थी। एंड मोर डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी ऐसा सेक्टर जो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस बोला जाता है। दैट मीन्स इंडिया में जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एंड नियर अबाउट द मोर देन 72% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियंस वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड सो दैट देयर लिवलीहुड वाज आल्सो बेस्ड ऑन देयर एग्रीकल्चर. So these are the conditions which are discussed in the today's class and the condition of the Indian economy on the eve of independence from the Britishers. So friends, I hope you enjoyed the class and you will get the very familiar to this topic. And then now the next topic will be discussed in the next class. So this is the Indian economy. At the last, I would say you must focus on the fact and figures regarding Indian economics. This is a pure theoretical subject, and you will have to focus on the figure and facts. Without figure and facts, you could not make the proper explanation in your boards exam. So for the scoring the best marks in the boards, you will have to focus on fact and figure, and we will time to time update you and provide the list of the regarding different fact and figure which are going to be very helpful for your board exams. So all the best, and be safe and be the proper conscious regarding your studies. All the best.